नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और मैं हाजिर हूं डीडी न्यूज के इस ब्रांड न्यू अवतार के साथ। नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं एक न्यू लुक के साथ, नए जोश के साथ, नई तरंग के साथ और अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपके साथ अगले 1 घंटे तक रहूंगी मैं जया सिन्हा और मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात जया, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जो है वो थम गया है। साथ ही नजर डालेंगे कि 12 राज्यों की 102 संसदीय क्षेत्र सीटों पर कल मतदान होना है। उसके साथ ही दूसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार प्रसार जोर पकड़ चुका है। आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में चुनावी हुंकार भरेंगे। वहीं विपक्षी पार्टियां भी जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। आज राहुल गांधी दक्षिण भारत का दौरा करेंगे। इसके साथ ही खबरें होंगी क्रिकेट जगत की, मनोरंजन की, गॉसिप भी आपको बताएंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था से जुड़े उतार चढ़ाव के बारे में भी बताएंगे। जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियां भी होंगी। बात होगी आपकी सेहत की भी। और शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां जारी। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में कल डाले जाएंगे वोट। इस चरण में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के कोकराझार में करेंगी चुनावी सभाएं। विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को होगा मतदान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। 14 इजरायली सैनिक घायल। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लेबनान के वालवेक में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में विदित गुजराती को हराकर नेपोनियाची शीर्ष पर पहुंचे। कैरुआना के साथ ड्रॉ के बाद डी गुकेश दूसरे स्थान पर। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो 24 की चुनौती में बात करें तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। कल देश भर की 102 सीटों पर मतदान होगा। आइए जानते हैं पहले चरण में किस राज्य की कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सभी 2 सीटों अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व में मतदान होगा। असम की 5 सीट काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट। वहीं बिहार की 4 सीटें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की 5 सीटों की बात करें तो रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर। मणिपुर की 2 सीट की बात करें तो यहाँ इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर। वहीं मेघालय की शिलोंग और तुरा में भी पहले चरण का मतदान होने वाला है। राजस्थान की 12 सीटों की बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो तमिलनाडु की तिरुवल्लुर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, श्री पेरुम्बदूर, कांचीपुरम
अराकोनम, वेल्लोर समेत 39 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीट सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पश्चिम बंगाल की 3 सीट कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर, वहीं जम्मू और कश्मीर की 1 सीट उधमपुर, उधर त्रिपुरा की 1 सीट त्रिपुरा वेस्ट में मतदान होगा। साथ ही मिजोरम, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में पहले चरण में यानी कि कल कुल 8 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 1,43,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 76,23,000 पुरुष वोटर, 67,14,000 महिला वोटर शामिल हैं, जबकि थर्ड जेंडर के भी 824 वोटर हैं। पहले चरण के लिए 7,693 मतदान केंद्र और 14,842 मतदान स्थल बनाए गए हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वो गांधीनगर और अहमदाबाद में सुबह से शाम तक ताबड़तोड़ रोड शो करेंगे। अमित शाह अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे अहमदाबाद के एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक साणंद के बीच रोड शो से करेंगे, जिसके बाद वे सुबह 10:15 बजे गांधीनगर में जेपी गेट से टॉवर चौक कलोल तक रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे अहमदाबाद के सरदार पटेल चौक से केके नगर तक और वलीनाथ चौक से जीवन राज पार्क 4 रास्ता तक रोड शो करेंगे। रात 8 बजे वेजलपुर अहमदाबाद में रोड शो के बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह गांधीनगर से मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी वो इसी सीट से मैदान में हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान जारी है। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम गया है, वहीं काउंटडाउन शुरू हो गया है। 12 राज्यों की 102 संसदीय क्षेत्र सीटों पर कल मतदान होना है और हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं, गांधीनगर से मेघना जुड़ रही हैं, वहीं चेन्नई से ऋषि जुड़ चुके हैं। आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले यही बात कि चुनावी हुंकार सभी भर चुके हैं, चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है और अब बारी है असली मतदान की, जहां सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और जया, कहीं ना कहीं देखें तो पहले चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे संवाददाताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड जीरो पे इस वक्त क्या कुछ है हाल। देहरादून से चंद्रशेखर, गांधीनगर से मेघना, चेन्नई से ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ऋषि का। ऋषि, यहाँ पर जो है पहले चरण का जो उसका प्रचार है वो पूरी तरह से थम चुका है और दूसरे चरण के लिए भी यहाँ पर हम बात करें तो चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से चुनाव को लेकर इस वक्त हमने देखा ताबड़तोड़ रैली और जबरदस्त उत्साह है, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, किस तरह से आप वोटर्स के बीच देख रहे हैं उत्साह पहले चरण के मतदान को लेकर? देखिए, निश्चित तौर से ये जो चुनाव है इसका जो आगाज़ है अब कल मतदान के तौर पर होने जा रहा है। अब तक हमने देखा था कि चुनावों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की पारी चल रही थी, वो अपने अपनी तरफ से दावे प्रतिदावे कर रहे थे और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल शाम जिस तरीके से चुनाव प्रचार थमा, उसके बाद अब बारी आ गई है चुनाव आयोग की एक तो तैयारियों की और दूसरी जनता के द्वारा मतदान की। जनता अब मतदान के माध्यम से जितने भी दावे राजनीतिक दलों ने उनके बीच में किए हैं उसको जांच परखने के बाद इस मूड में है कि अब वो ये तय करने जा रही है कि सही में कौन सही कह रहा था और कौन गलत कह रहा था। और ये जनता के जो मन में है अब वो वोटों के रूप में कल हम देखेंगे, जब मतदान के समय होगा तो वो अपना परिणाम भी देंगे। इस पूरी की पूरी अगर हम 18वीं लोकसभा के लिए देखें तो 102 सीटें हैं, 21 राज्य हैं, करीब करीब देश के दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक और मध्य सभी जगहों पर प्रथम चरण में हम देख रहे हैं कि चुनाव है। इस वजह से ये कह सकते हैं कि इस चुनाव का ये जो पहला चरण है वो समूचे भारत की कहानी कहता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पूर्वोत्तर में तमाम अलग अलग सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, तो पश्चिम में भी है,
कश्मीर में है तो कन्याकुमारी में भी है। तो ये पहला चरण एक तरीके से 102 सीटों पर जो करीब करीब 1625 जो उम्मीदवार हैं इस पहले चरण में, जो कि अपने भाग्य को आजमाने जा रहे हैं, उन सब की किस्मत का फैसला कल हो जाना है। और इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा है कि जैसे दक्षिण की अगर हम बात करें, खासतौर से तमिलनाडु की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की है कि सभी 39 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाए, और इसमें वो 9 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन के तौर पर आए हैं। वहीं डीएमके है जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं एआईएडीएमके अपने जो परंपरागत वोट है उनके सहारे इस बार तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहा है। जी ऋषि, अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, तो उन्होंने भी तैयारियां पूरी कर ली होंगी। जिन संवेदनशील इलाकों की बात करें तो वहां पर सुरक्षा बल कितने तरीके से तैनात किए गए हैं, और तैयारियों को निष्पक्ष और मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग किस तरीके की तैयारी कर रहा है? देखिए, कल हमने तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की थी, और उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की जो परिस्थिति है, जिसमें सभी 39 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव हो रहा है, इसका मतलब जो तमिलनाडु हमेशा से जिस तरीके से देखा है कि शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं। हमने उनसे जब अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों की बात करी तो उन्होंने कहा कि इसकी संख्या बेहद कम है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी, और जो सी विजिल ऐप के जरिए मतदाताओं के पास और आम लोगों के पास ये अधिकार है कि वो चुनाव आयोग के पास इस सी विजिल ऐप के माध्यम से तत्काल किसी भी गड़बड़ी की जानकारी दे सकते हैं। और अभी तक सी विजिल ऐप के माध्यम से आयोग ने जो डिलीवरी सिस्टम को अपनाया है, करीब करीब हम कह सकते हैं कि 98% जो समस्याएं हैं उनका तत्काल उन्होंने समाधान किया है। और जिस तरीके से आज का दिन हम कह सकते हैं कि जो ईवीएम वीवीपैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चल रहा है, और इन सभी इलाकों में खासतौर से जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर टीम पहले ही पहुँच चुकी हैं, जो सुदूर के इलाके हैं। और सुरक्षा बलों की बात करें तो पर्याप्त सुरक्षा बल जो यहाँ पर तमिलनाडु के निर्वाचन अधिकारी ने मांगे थे वो सब मुहैया कराए जा चुके हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक शांतिपूर्ण मतदान की जो परंपरा रही है वही कल देखने को मिलेगी। तो एक शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने की जो परंपरा रही है उसमें जुटे हुए हैं इस वक्त निर्वाचन आयोग और तमाम एजेंसी। ऋषि, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम आपको बताएं जिस तरह से यहाँ पर तमाम एजेंसी, पूरा देश रुका हुआ है इस लोकतंत्र के पर्व को ऐतिहासिक बनाने के लिए। पूरे विश्व की निगाहें हमारे पर हैं। दूरदर्शन न्यूज भी लगातार आपके लिए सटीक खबरें लाता रहेगा। भरोसा जो आपका है वो इसी तरह से कायम रहेगा, और इसीलिए एक नए अंदाज में, नए अवतार में, न्यू लुक के साथ हम हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। का हमारा बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। आज से ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। बिल्कुल, अगर सही खबर, सटीक खबर अगर आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ जुड़े रहिए दूरदर्शन न्यूज के साथ 24/7। और लगातार चुनावी पारा यहाँ पर बढ़ता हुआ, किस तरह से पहले चरण के मतदान के लिए इस वक्त काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है, मेघना चंद्रशेखर। सीधे रुक करते हैं मेघना, यहाँ पर पहले चरण के चुनाव के लिए तो तैयारियां है ही, पहले चरण के मतदान के लिए यहाँ पर सबने कसम कस ली है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो गांधीनगर में होने वाला है मेगा रोड शो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक हैं इस वक्त मैदान में अपनी पूरी ताकत के साथ। किस तरह से देख रहे हैं चुनावी पारे को पढ़ते हुए? देखिए जय, बिल्कुल, जो अगर हम देखें चुनाव प्रचार का जो फोकस है वो अब सेकंड और थर्ड फेज की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे चरण में गुजरात में मतदान होने हैं। 26 सीटें हैं जो गुजरात में जिन पर मतदान होने हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं। और अगर हम देखें तो अमित शाह आज रोड शो करने वाले हैं गांधीनगर, जो जहां से वो उम्मीदवार हैं, जहां से उन्होंने पिछली बार भी जीत हासिल की थी, यहां पर उनका रोड शो होने वाला है। सबसे अहम बात यह है कि गांधीनगर लोकसभा सीट बड़ी ही दिलचस्प रही है, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है। लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से कई बार जीत चुके हैं। उसके अलावा भी एक बार यहां से अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जीत हासिल की थी। लेकिन इसके साथ ही
गांधीनगर सीट बड़े बड़े चर्चित नामों को भी शिकस्त देने के लिए जाना जाता है। जैसे राजेश खन्ना भी यहाँ से लड़े थे, लेकिन इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद राजेश खन्ना इस सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो बेशक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। 2019 के चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की, तब अमित शाह ने यहाँ से तकरीबन 5-5.5 लाख की लीड से जीत दर्ज की थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जिसमें गांधीनगर का भी कुछ हिस्सा आता है और उसके साथ ही वेजलपुर, घाटलोटिया, साबरमती जो अहमदाबाद के अहम इलाके हैं उनका भी इसमें समावेश होता है। तो बेशक आज का रोड शो बेहद अहम है इस लिहाज से भी कि जो पूरा जो फोकस है इलेक्शन कैंपेन का वो अब अगले चरणों की तरफ बढ़ रहा है। और बिल्कुल रोड शो और जनसंपर्क एक ऐसा तरीका है, हम देख रहे हैं पहले चरण में भी काफी ज्यादा जितने भी स्टार प्रचारक रहे हैं सबने रोड शो हो या रैलियां हो लगातार दिन में 4-4, 5-5 रैलियां की और आज भी अमित शाह का यहाँ पर एक बहुत अहम रोड शो होने वाला है जिसमें गांधीनगर के भी इलाके हैं और उसके साथ ही अगर हम देखें तो अहमदाबाद के भी इलाके जो इस लोकसभा सीट में जिनका समावेश होता है वहां पर भी होने वाले हैं। अगर हम उसके साथ भी समीकरण देखें तो 2022 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के गुजरात में, उसमें भी भाजपा का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। इस बार कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीटें भी हैं जो इस बार बाई इलेक्शन में जा रही हैं गुजरात में, जिनमें ऐसे कुछ सीटें हैं जैसे अगर हम पोरबंदर की बात करें जहां से जो कांग्रेस से एमएलए रहे अर्जुन मोढवाडिया अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए इस बार काफी मुश्किल रहा कैंडिडेट्स का डिसीजन लेना, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स या कई ऐसे नामी चेहरे थे कांग्रेस में जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो कई बड़े बड़े नाम हैं जो गुजरात से लड़ रहे हैं। अगर हम देखें पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें या फिर मनसुख मांडविया की बात करें तो बेशक और इस बार कांग्रेस के भी कुछ नामी चेहरे हैं जैसे और मजबूत चेहरे भी सामने मैदान में हैं, जैसे गेनीबेन ठाकुर जो बनासकाठा से लड़ रही हैं, या अगर हम देखें परेश धनानी जो पुरुषोत्तम रूपाला को अगर हम देखें तो राजकोट में टक्कर देंगे। तो एक इस बार हालांकि कांग्रेस को काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस करने की बात करें या लगातार जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इन सबके बीच में अब अगर हम देखें तो चूंकि अब पोल का जो कैंपेनिंग का जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है तीसरे फेज में। 7 मई को यहाँ मतदान होने हैं, तो उसके साथ ही अगर हम देखें तो अब जो है कैंपेनिंग का जो पूरा मोमेंटम है वो पिकअप होना शुरू हो जाएगा। जी मेघना, तो गुजरात में तो सियासी पारा तेज हो गया है। लिए चलते हैं अब आपको देहरादून, जहां हमारे संवाददाता चंद्रशेखर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, यहाँ कितने प्रत्याशी हैं जहाँ जिनकी किस्मत जो है कल ईवीएम में कैद हो जाएगी और कौन सी वो हॉट सीट है? देखिए, हॉट सीट तो की बात अगर यहाँ पर की जाए तो एक हॉट सीट जो है वो पौड़ी की बनी हुई है, जहाँ पर भाजपा से जो है अनिल बलूनी चुनाव मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं इस प्रदेश के उत्तराखंड के वो गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच बड़ी कांटे की टक्कर है और किस तरफ ये सत्ता जाएगी, ये लोग किसको चुनेंगे, ये बड़ा कांटे का सवाल वहाँ पर बना हुआ है। और उसके अलावा हरिद्वार में अगर हम आते हैं तो हरिद्वार में हरीश रावत के जो बेटे हैं वीरेंद्र रावत वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के, वो चुनाव मैदान में है। तो इन दोनों के बीच में भी एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ क्योंकि डोईवाला से विधायक भी रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उनका भी एक रिपोर्ट कार्ड भी रहा है अपने 4 साल का जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहे, तो उसको भी वो लेकर के जनता के बीच में है। और वीरेंद्र रावत के पास अपने पिता की एक जो हो सकता है टेक ओवर वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब इन 2 सीटों पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि ये फाइट किस तरीके से देखी जाएगी। और प्रचार की जहाँ तक बात की जाए तो प्रचार बहुत अलग तरीके का इस बार यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार जो मैं उत्तराखंड कवर करता रहा हूं चुनाव को, उस दौरान हमने देखा है कि पोस्टर, पैम्पलेट और ये जो प्रचार के साधन हुआ करते थे वो अब काफी कम देखने को मिले हैं, झंडे कम देखने को मिले हैं यहाँ पर। लेकिन अब मेन जो प्रचार हुआ है वो अब सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा तेजी से गया है, क्योंकि उत्तराखंड का इलाका एक दुर्गम इलाका है और इस दुर्गम इलाके तक कैंडिडेट का हर जगह पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ये एक तरीका जो है वो सब सोशल मीडिया विंग के थ्रू दोनों ही पार्टियों ने और तमाम जो सियासी दल भी इसमें जो लड़ रहे होंगे उन्होंने इसको
अपनाया है। तो ये एक अलग तरीके से इंटरेस्टिंग चुनाव जो है, दिलचस्प मुकाबला जो है इन 5 सीटों पर होगा और कल जो इसकी वोटिंग होगी उस पर भी सबकी निगाहें लगातार बनी रहेगी। चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। तकरीबन 83 लाख से ऊपर जो है यहाँ पे मतदाता हैं और सबसे अच्छी चीज़ यह है यहाँ पर कि 80 साल की उम्र के जो 65,000 मतदाता थे उनके घर जाकर के वोटिंग कराने का प्रयास यहाँ पर किया गया, ताकि क्योंकि वो दुर्गा ने जैसे कहा कि दुर्गम इलाका है, वोटिंग कराना मुश्किल पड़ जाता है, तो इसलिए उनसे वोटिंग कराई गई है। 90,000 जो सेवा मतदाता थे उनसे भी पहले वोटिंग करा ली गई है। इसके अलावा 11,000 से ऊपर जो हम पे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मतदाता जो हैं वो मतदान करने जाएंगे। तो ये और इसके साथ 1,45,000 जो युवा मतदाता हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो नया मतदाता होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं, और अगर जो इन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, युवा मतदाताओं को, तो उनका वोटिंग परसेंटेज पर भी सीधा तरीके से असर डालता है। तो युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए न सिर्फ सियासी दलों ने कोशिश की है, बल्कि युवा मतदाताओं को वोटिंग कराने के लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से भी स्पेशल पोलिंग बूथ जो है वो लगातार यहाँ पर बनाए गए हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब देखना होगा जब पहले चरण का मतदान होगा तो किसकी किस्मत इस चुनाव में जागेगी और किसकी किस्मत इस चुनाव में उनका साथ नहीं देगी। फिलहाल मेघना गांधीनगर से, साथ ही देहरादून से चंद्रशेखर, चेन्नई से ऋषि कुमार, आप तीनों संवाददाताओं का हमारे को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2,000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। नया सवेरा का इस नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है और खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बात हो रही है चुनावी अभियान की। भाजपा का चुनावी अभियान जोर शोर से जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज असम के कोकराझार में जनता को साधेंगे। नड्डा यहां एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। साथ ही वो कोकराझार में एक चुनावी रैली को भी संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। वही बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह तीसरा दौरा है। इसके अलावा योगी किठौर विधानसभा क्षेत्र के सिसौली भी जाएंगे।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में राहुल गांधी 3 चुनावी रैलियां करेंगे। राहुल गांधी केरल के कन्नूर में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं पलक्कड़ में भी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कोटायम में चुनावी रैली करेंगे। कोटायम से यूडीएफ गठबंधन के सहयोगी दल केरल कांग्रेस जे के प्रत्याशी के फ्रांसिस जॉर्ज प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में राहुल गांधी कोटायम में चुनावी रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है और इस चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीट, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, बिहार की 5 सीट, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीट और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। और अब बात करते हैं हॉट सीट की। हॉट सीट में आज बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा सीट की। आपको बता दें कि ये सीट जब से अस्तित्व में आई है तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार गैर जाट यहां से सांसद बना है। पिछले 57 साल के इतिहास में बागपत लोकसभा सीट पर जाट समुदाय और खासकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। बागपत के इस परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए हैं। हालांकि बीते 10 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। चलिए आपको बताते हैं इस बार बागपत लोकसभा सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है और क्या है इस सीट का इतिहास। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही बागपत लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2014 और 2019 में भाजपा के खाते में जाने वाली इस सीट पर इस बार नए समीकरण बने हैं। पिछले 2 चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देने वाली भाजपा और आरएलडी साथ आ गए हैं। आरएलडी उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। आप अपनी जनता से क्या वायदा कर रहे हैं और क्या लोकसभा पहुंचने के बाद इसी तरीके से जनता के बीच में आप रहेंगे? मैं तो 45 वर्षों से हूं इनके बीच में ही। ये तो चुनाव का तो मुझे अवसर मिल रहा है। मैं तो 45 वर्षों से ऐसी सेवा कर रहा हूं, रात और दिन में तो सेवा में रहता हूं। जब आप लोकसभा पहुंचेंगे तो किसानों के मुद्दे क्या लोकसभा के अंदर उठेंगे? ये तो सरकार ही देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। इस वाक्य सूत्र को अगर धरातल पर उतारने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सरकार किसानों के लिए खुद चिंतित है। अब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी वो भी सरकार के साथ हो गए, एनडीए के साथ हो गए। तो जो किसानों के मुद्दे सरकार के साथ बैठ के वो सुलझाए जाएंगे और वो हल होंगे। बागपत लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मेरठ जिले की सिवाल खास और गाजियाबाद जिले की मोदीनगर विधानसभा सीट और बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटें बड़ौद, बागपत और छपरौली शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 सीटों पर आरएलडी और 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बागपत लोकसभा सीट पर भी अब तक बीएसपी और सपा को एक बार भी जीत नहीं मिली है। हालांकि इस बार सपा और बसपा आरएलडी को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से सपा ने पंडित अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है, वहीं बीएसपी ने प्रवीण बैंसला को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बागपत का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा, यहाँ किसी की भी सरकार रही, किसी का भी सांसद रहा, लेकिन बागपत का वो विकास हो नहीं पाया जो एक नया जिला बनने के बाद होना चाहिए। अगर आप यहाँ से जीत कर जाते हैं लोकसभा तो आपकी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो मुझे जनता पे भरोसा है, हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। दुर्भाग्य की बात आपने जो कही इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ दुर्भाग्य हमारा है कि आज तक जिनको भी हमने जिताया उन्होंने कभी जनता की तरफ मुख नहीं किया। हम यहाँ से जनता हमें आशीर्वाद देके भेजेगी। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ युवाओं के लिए सबसे पहले शिक्षित बनाने के लिए यहाँ पे शिक्षा के जो अभाव है उनको पूरा किया जाए। बागपत लोकसभा सीट
1967 में अस्तित्व में आई। गन्ने और गुड़ की मिठास से भरे इस क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए। चौधरी चरण सिंह इस सीट से 3 बार सांसद बने, जबकि उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह 6 बार सांसद चुने गए। हालांकि 2014 और 19 के चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की। एनडीए सरकार ने दशकों से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग को पूरा कर दिया, जिसके बाद आरएलडी एनडीए में शामिल हो गई और यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। कुल मिलाकर क्या कुछ रहेगा 4 जून को नतीजा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल जारी है। अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, बागपत। 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। नया सवेरा के आगे बढ़ने से पहले आइए इस वक्त की सुर्खियों पे नजर डाल लेते हैं। पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां जारी। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में कल डाले जाएंगे वोट। इस चरण में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के कोकराझार में करेंगे चुनावी सभाएं। विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को होगा मतदान। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। 14 इजरायली सैनिक घायल। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लेबनान के वालवेक में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। और खेल की खबरों में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में विदित गुजराती को हराकर नेपोमनियाची शीर्ष पर पहुंचे। कैरुआना के साथ ड्रॉ के बाद डी गुकेश दूसरे स्थान पर। खबर जम्मू कश्मीर से, जिसके अनंतनाग जिले में कल शाम एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने बिहार के एक नागरिक राजा शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। और इस पूरी घटना पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं फोन पर सलमान काजी हमारे साथ। सलमान, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? आतंकी हमला कल शाम हुआ, क्या कुछ इस वक्त अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, ये जो कल शाम को बिजबिहारा जो मेन मार्केट है वहाँ पे एक जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक आदमी थे, उन पे फायर किया गया और जिसके बाद उनको हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन वहाँ पे उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये जो कल शाम का ये वाक़ा है, उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान जारी किया, लेकिन उसके बगैर भी वहाँ पे ये जो पूरा इलाका है वहाँ पे अभी भी इस जो वाक़े की जांच पड़ताल हो रही है और इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को ढूंढा जा रहा है। जो एलजी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इस इंसिडेंट को बहुत ही कड़े अल्फाज में उसकी निंदा की और कहा है कि जो परपेट्रेटर्स हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। इसके अलावा ये पिछले 1-2 हफ्तों से ये दूसरा इंसिडेंट है जहां पे किसी आउटसाइडर को, जो जम्मू एंड कश्मीर से आउटसाइड से लोग आए हैं, उनको टारगेट किया गया है। पिछले ही हफ्ते शोपियान में एक
दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर पे भी गोलियां चलाई गई, जिससे वो जख्मी हुए। तो इलेक्शन के आसपास स्पॉट बॉइलिंग को थोड़ा रखने के लिए अभी जो यहाँ पे हैं काफी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, बिहार के रहने वाले राजा शाह की गोली मारकर यहाँ पर हत्या की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान काजी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो उपराज्यपाल ने इस हमले की निंदा की है और बहुत जल्द से जल्द इसको अंजाम देने वाले को सजा दिलाने की भी बात कही है। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम की। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने झारखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। और अब बारी हमारे विशेष सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको हमारे न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी लता वशिष्ठ मौजूद है। लता, सुप्रभात। क्या है आज राजधानी दिल्ली से प्रकाशित विभिन्न अखबारों की मुख्य सुर्खियां? सुप्रभात जया, भावना, और आप दोनों को, हमारे दर्शकों को भी सुप्रभात। और आज की सुर्खियों की अगर बात करें तो कल लोकसभा चुनाव का पहले चरण के लिए मतदान होना है और उसके लिए सभी पार्टियों ने कल अंतिम प्रचार किया और प्रचार कल थम गया है। इसमें पार्टियों ने लोगों को लोक लुभावने वादे भी किए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आशा और विश्वास की गारंटी के लिए भाजपा को वोट करें, एनडीए को वोट करें। वहीं बात करें विपक्षी नेता राहुल गांधी की, तो उन्होंने भी पब्लिक को लोक लुभावने वादे किए हैं और कर्नाटक में कल उन्होंने अंतिम अपना प्रचार अभियान किया। इसके बाद अगर बसपा नेता अखिलेश यादव की करें तो देश के संविधान को बदलने और लोगों से वोट देने का अधिकार छीनने के लिए ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। और इसी के साथ हम हरी भूमि की बात करें, हरी भूमि समाचार ने लिखा है कि 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और इसी के साथ देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। सुर्खियों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल, क्योंकि रामनवमी का त्योहार था और रामलला जो अयोध्या में राम मंदिर, नवनिर्मित मंदिर बना है, भव्य मंदिर, उसमें रामलला का सूर्य तिलक किया गया। और इस अद्भुत नज़ारे को देश विदेश में सभी लोगों ने देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विमान से इस अद्भुत नज़ारे को देखा और भाव विभोर अपने अभिव्यक्ति को उन्होंने प्रकाशित किया। आगे बढ़ते हैं सुर्खियों में और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। बहुत दुखद घटना जम्मू कश्मीर में हुई है। आतंकवादियों ने गोली मारकर एक बिहार के मजदूर की हत्या कर दी है और ये वारदात चुनाव से जस्ट पहले, कल चुनाव होना है और आज ये वारदात हुई है, जो कि बहुत ही दुखद है। घटना का अभी क्लियर पता तो नहीं चल पाया है, किंतु कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बाधा डालने की कोशिश थी ये आतंकी हमले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और भारत में खुशखबरी आई है, उसकी बात करते हैं, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 6.5% बढ़ोतरी का अनुमान है। और इसी के साथ भारतवासियों को इसके लिए खुशी का एहसास होना चाहिए। और देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई समाचार में आज की थी ये विशेष खबरें। बस यही खबरें समाप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लता, इन खबरों को हम तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज।
सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। इजराइल पर ईरान के हमले के मद्देनजर यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मिडिल ईस्ट में होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने यह निर्णय लिया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने बताया है कि यूरोपीय संघ ईरान को अलग अलग करना चाहता है और शांति प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ जुड़ना चाहता है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन से मुलाकात की। मोहम्मद मुस्तफा ने डेविड कैमरन के साथ गाजा पट्टी में मानवीय राहत प्रयासों के बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की। डेविड कैमरन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की और ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों और प्रवासी मामलों के मंत्री आयमान सफादी से मुलाकात की है। साथ ही एंटोनियो गुटेरेस ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा से भी मुलाकात की है। इसके अतिरिक्त गुटेरेस ने भूमध्य सागरीय संसदीय सभा के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बातचीत की है। क्रोएशिया की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रही है। पार्टी ने सबसे ज्यादा 60 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2020 के मतदान में पार्टी ने 66 सीटें जीती थी। इस चुनाव में विपक्षी दल सोशल डेमोक्रेट्स ने 42 सीटें जीती। पाकिस्तान में बारिश का कहर जारी है। बिजली गिरने और बारिश के बाद 4 दिनों में 63 लोगों की मौत हो गई है। अधिकतर मौतें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता खुर्शीद अनवर ने कहा है कि इमारतों के गिरने के बाद 32 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 15 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8.0 से 8.3% रहने का अनुमान है। उद्योग संगठन ने कहा कि देश की विकास दर अगले 23 साल तक औसतन 6.7% रहेगी और 2047 तक इसके 34.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उस समय तक प्रति व्यक्ति आय $21,000 होगी।
दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल दुबई हवाई अड्डे पर भारी बारिश के कारण पानी भरने से भारत से दुबई की उड़ानें काफी हद तक हुई हैं बाधित। देश के विभिन्न शहरों से दुबई के लिए सप्ताह में 72 उड़ानों का संचालन करने वाली एयर इंडिया ने अपनी उड़ान सेवाएं रद्द की। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी साधारण कंपनी ICICI लोम्बार्ड का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 18.9% बढ़कर 520 करोड़ रुपए हुआ है। सरकार ने उपग्रह विनिर्माण और उपग्रह प्रक्षेपण यान क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को अधिसूचित किया। सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के जरिए अंतरिक्ष क्षेत्र के जरिए FDI नीति में हुए हैं बदलाव। इसमें FDI के लिए उदार प्रवेश मार्ग निर्धारित किया गया है और उपग्रहों, प्रक्षेपण वाहनों और संबंधित प्रणालियों या उप प्रणालियों में FDI के लिए स्पष्टता लाई गई है। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। IPL में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई को अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार मिली थी, वहीं पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया। गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 89 रन ही बना सकी। जवाब में दिल्ली की टीम ने 8.5 ओवर में ही इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में भारत के विदित गुजराती को इयन नेपोमियाची के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ नेपोमियाची प्रतियोगिता में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। भारत के डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 2 शतरंज खिलाड़ी फैबियानो कैरुआना के साथ ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के साथ अब गुकेश दूसरे स्थान पर है। भारत के आर प्रज्ञानंदा को 11वें दौर में हार का सामना करना पड़ा है। प्रज्ञानंदा को दुनिया के नंबर 3 शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा ने शिकस्त दी है। महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वैशाली ने एलेक्जेंड्रा गोरेआचकीना को मात दी। भारत की कोनेरू हम्पी ने भी जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई है। हम्पी ने सालिमोवा को हराया है। और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। हिट स्ट्रीमिंग सीरीज ताजा खबर के सीजन 2 की शूटिंग पूरी हो गई है। इसमें भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक भुवन बाम और अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर भी हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि संगीत सम्राट AR रहमान को अगले हफ्ते मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार मशहूर मंगेशकर परिवार की तरफ से पोषित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की तरफ से दिया जाता है। जानवी कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म उलझ का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है। इस फिल्म में जानवी यंग डिप्लोमेट के किरदार में नजर आएंगे। राजकुमार राव और तृप्ति डिम्बी पहली बार विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में स्क्रीन शेयर करेंगे। बिग बॉस OTT के मेकर्स की तरफ से अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए बिग बॉस OTT सीजन 3 को कंफर्म किया गया है। वहीं अब एंडमॉल शाइन इंडिया ने अपने हैंडल से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। इसे लेकर फैंस में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। और हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने जो तस्वीर शेयर की है उसे लेकर फैंस काफी परेशान दिख रहे हैं। तस्वीर में उनके चेहरे पर खून और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। टीवी के जाने माने एक्टर अली गोनी का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो देखकर फैंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। तपेदिक एक संक्रामक रोग है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता जरूरी है।
टीबी का संक्रमण कैसे फैलता है और टीबी रोगी को टीबी के इलाज के साथ क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। तपेदिक यानी टीबी एक संक्रामक रोग है जो जीवाणुओं से फैलता है। आमतौर पर तपेदिक फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये रोग शरीर के अन्य अंगों जैसे रीढ़, गुर्दे या मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। तपेदिक रोग सक्रिय टीबी वाले व्यक्ति से उसके आसपास रहने वाले लोगों में हवा के माध्यम से फैलता है। तपेदिक के विषय में हम लोग काफ़ी जागरूक हैं और हमारा अब इस वक्त जो ध्येय बनता है वो ये कि हम इस टीबी को इस देश से कंप्लीटली ख़त्म कर दें। किंतु वो उस बात पे निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब टीबी के जो लक्षण है तो प्रथम लक्षण पे ही, जैसे कि अगर कोई 15 दिन से ऊपर बुखार चल रहा है, खांसी चल रही है, आपको रात को पसीने आते हैं, आपको भूख कम लग रही है, तो आप जाके तुरंत डॉक्टरी सलाह के अनुसार अपना चेकअप करवाइए। देखिए कि क्या आपको टीबी है कि नहीं है। हम सबको टीबी के लिए ये किया जा चुका है कि आपका बलगम की जांच आवश्यक है और टीबी के रेजिस्टेंस के विषय में भी तुरंत टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि क्या ये टीबी रेजिस्टेंट है कि नहीं है। जब आपको अगर रेजिस्टेंट टीबी होती है तो उसका रेजिस्टेंस टीबी के लिए स्पेशल इलाज किया जाता है। अधिकतर लोग जिनके शरीर में टीबी के जीवाणु हो वो सभी तपेदिक रोग से ग्रस्त नहीं होते, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में टीबी होने का खतरा बना रहता है। कभी भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो ये जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और लक्षण नजर आने लगते हैं। अगर हमारा टीबी का डायग्नोसिस बना है तो हम इसका इलाज पूर्ण रूप से कंप्लीट करें। जब तक डॉक्टर आपसे कहता है कि दवा खाएं तो नियमित रूप से दवा खाना आवश्यक है। इसी काम के लिए डॉट सेंटर हैं जहाँ पे कि आपको डायरेक्टली दवा मिलती है और आपको सामने खानी होती है। अगर हम इसमें चूकते हैं, जैसे कि लोग इधर उधर जाते हैं, जिनका माइग्रेशन हो जाता है, स्टेट छोड़ देते हैं या अपने काम की वजह से नहीं ले पाते हैं या इरेगुलर होते हैं या लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं और दवा छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही टीबी का जो कीटाणु है वो रेजिस्टेंट होने लगता है, इरेगुलर दवा की वजह से या इनकम्प्लीट दवा की वजह से। यदि किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण नजर आए या 2 हफ्तों से अधिक खांसी ठीक न हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाकर जांच करवाना जरूरी है। सही और पूर्ण इलाज से तपेदिक रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए अब मौसम का हाल जान लेते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल और माहे के कुछ स्थानों पर बिजली के साथ साथ गिरने की संभावना है। साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और ओलावृष्टि के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं की चलने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा, बर्फबारी की संभावना है। असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं कोंकण, केरल, माहे तथा तटीय और दक्षिण में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में लू से भीषण लू चलने की संभावना है। और आइए विभिन्न शहरों के तापमान पर नजर डाल लेते हैं।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कर्नाटक के कुडले बीच की झलकियों के साथ, जहां हरे भरे वातावरण को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो आप लुत्फ उठाइए इन झलकियों का और याद करिए कि कब अगली छुट्टी शायद यहीं बिताए। इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस खास अंक में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक